हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा टारगेट है 2024 का, उसका पहला चैप्टर जिसमें आप नाम देख रहे होगा पीरियोडिक टेबल, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जहां पे आज हम लोग सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके पहले पीरियोडिक टेबल को डेवलप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके आने के पहले इसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हुई थी, वन बाई वन हम सारी चीज़ें क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो लेक्चर को और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में आप सबने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। आज मैं पूरा शेप आपको दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल का, और इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। कंप्लीट डिटेल आप सीखोगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे स्टडी करी जाती है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊं कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। आप शेप देखिए पीरियोडिक टेबल का, कुछ ऐसा है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हम लोग स्टडी करते हैं। ये डेवलप कैसे हुआ, कहाँ से आया, कौन कौन से लॉ हैं जो इस पीरियोडिक टेबल को गवर्न करते हैं, वन बाय वन अपन लोग को क्या करना है, पढ़ना है। मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लो और जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ठीक। ये है पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट जिसको हम लोग जानते हैं, जिससे फैमिलियर हैं। ऐसा ही हमारा पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ रो बने हुए हैं। तो उन सभी को वन बाय वन अपन लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सर्कल है किसका, पीरियोडिक टेबल का। एक अनुमानित स्ट्रक्चर जो होता है पीरियोडिक टेबल हम लोग ऐसा ही देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, ये हमारा पी ब्लॉक होता है, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक में अपना पीरियोडिक टेबल क्या है, बटा हुआ है। ये आपके 4 ब्लॉक्स हैं। अब इसके अलावा ब्लॉक्स के अलावा और भी कई सारी चीजें जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होती हैं। जैसे हर ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप होते हैं, है ना। ग्रुप होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो भी है ग्रुप में और पीरियड में क्या डिवाइडेड है। ये ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, कैसे आया, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देखो ब्लॉक्स का मतलब क्या है। ये एस पी डी एफ का क्या सेंस बनता है। ये एस का मतलब क्या होता है, कभी कभी पूछता है एस मतलब एस ब्लॉक, व्हाट इज स्टैंड फॉर एस, एस का मतलब क्या है। तो एस स्टैंड फॉर शार्प, ठीक है। एस किसके लिए, शार्प है। कोई चीज अगर हम बोलेंगे शार्प, ठीक है, शार्प, एस फॉर शार्प। पी जो टर्म है, दिस इज पी फॉर प्रिंसिपल। पी क्या है, प्रिंसिपल है। डी है डिफ्यूज, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, ये आपका डिफ्यूज होता है। और एफ जो होता है दैट इज स्टैंड फॉर फंडामेंटल, ठीक है। क्या होता है, फंडामेंटल। तो जो भी ये ब्लॉक नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करके, जिसमें से आपका एसपीडीएफ सबसेल्स आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं, और इन्हीं को यहाँ पे ब्लॉक कहा जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, दिस इज एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें भी कई सारी चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं वन बाय वन आपको पहले बता दूं कि जब भी हम चीजें करेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें जान के हमें रखना जरूरी है, जो चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है। आप जब पढ़ोगे हर चीज सबके लिए एप्लीकेबल होता है। चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखो मैं आगे इसके प्रोसीड करता हूं। तो आगे जब हम जाएंगे, सबसे पहले क्या है, 2-3 वर्ड आते हैं। एक आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आप इसका नाम सुनोगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं और ये क्या होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे होता है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आप सबने देखा एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका काम क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना कि आज क्लास में एक्टिविटी हुआ, पूरे वीक में ये एक्टिविटी हुआ, ऐसे एक्टिविटी हमारे क्लास में होती है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमारा जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन्हीं को आप बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उनके प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। दूसरा वर्ड आपने सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी ये बेसिक कुछ बातें हैं जिसको जान लेना बहुत जरूरी है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, किनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो एस और पी ब्लॉक के बीच में शो करती है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ट्रांजिट करते हैं एस ब्लॉक से थोड़ा कम, पी ब्लॉक से थोड़ा ज्यादा, तो इन बिटवीन है एस और पी ब्लॉक के। मतलब इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिट कहां से कहां करती है, एस से ज्यादा पी से कम, इन बिटवीन है, दैट इज व्हाई दे आर रिफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इनको हम लोग लिखते हैं देयर प्रॉपर्टीज transit in between S and P ब्लॉक, इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक, जो S और P ब्लॉक है उनके बीच में क्या करता है, ये ट्रांजिट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो S और P ब्लॉक एलिमेंट है उनके बीच में ट्रांजिट करता है, बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि क्यों हम इनका ये नाम लेते हैं, इनका नाम जो दिया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया और हम क्यों देते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में ये चीज है। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला गया। तो आप जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सब क्या बोलते हैं, सबको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं क्या, सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। इसी में आपका कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको अभी से मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। जैसे एक्सेप्शन में आपका आएगा, आप सब जानते होंगे एक्सेप्शन, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे 3 एलिमेंट हैं, 3 आपने नाम सुना होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक, कैडमियम एंड जो मरकरी है Hg, दीज आर नॉट रिफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हम नहीं मानते। तो ऐसा भेदभाव क्यों, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं कहते। अब सवाल उठेगा ना, ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं नहीं बोला जाता, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोला जाता, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से हटा दिया गया, दीज आर नॉट रिफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई बता सकता है क्यों ऐसा कहा गया, ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से हटा दिया गया, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है बच्चों, वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड हो, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फील्ड। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो जाता है, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, डी ब्लॉक कंप्लीटली फील्ड होता है, जिंक का भी, कैडमियम का भी और मरकरी का भी। सो इनको हम किसी भी कीमत पे ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रख सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन ही होता है दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आयंस हैविंग इनकम्प्लीट फील्ड डी सबसेल। तो आप जिंक का चाहे लो चाहे जिंक का 2+ लो, दोनों कंप्लीटली फील्ड है। आप कैडमियम लो या कैडमियम 2+, D10 ही आएगा। मरकरी लो या मरकरी 2+ लो, दोनों का D10 आएगा। तो तीनों के केस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से दे कैन नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हम कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा जो पढ़ना, उसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इनर का मतलब क्या हो गया, नाम ही बता रहा है कि ये डी ब्लॉक के भी अंदर पाए जाते होंगे, है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द डी ब्लॉक या इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि आप देखिएगा एफ ब्लॉक जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों कंसिडर किया गया, आप पीरियोडिक टेबल अभी देखिएगा, जो आप देख रहे थे पीछे मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो एफ ब्लॉक है वो इनसाइड द डी ब्लॉक होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये एस ब्लॉक था, है ना, यहां पे एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक से फिर आगे जाइए तो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक, यहां पे फिर आपका आ जाएगा पी ब्लॉक। अब जो एफ सबसेल आप उखाड़ के नीचे रख दिए हो पीरियोडिक टेबल में, वो एक्चुअली नीचे नहीं होता है, वो हम अपनी सुविधा के लिए रखें ताकि पीरियोडिक टेबल टेढ़ा मेढ़ा न बने,
कॉपी में बहुत दूर भाग जाएगा, तो दूर ना भागे, दैट इज वाई इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, इसका पोजीशन अगर देखा जाए तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम यहाँ से डी ब्लॉक में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम, स्कैंडियम फिर येट्रियम, उसके बाद क्या आता है लैंथेनम, उसके बाद क्या आता है एक्टिनियम, यहाँ पे एसी आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 57 है। ठीक है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57 है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बट लैंथेनम के जस्ट बाद क्या आता है हाफनियम आता है, तुरंत बाद क्या आता है हाफनियम। स्कैंडियम के जस्ट बाद क्या आता है टाइटेनियम आता है। एट्रियम के जस्ट बाद क्या आता है, जैसे एट्रियम के आगे बढ़िएगा इसके बाद तुरंत क्या आता है जिरकोनियम, जेडार जिरकोनियम बोलते हैं। ठीक है, और जिरकोनियम के जस्ट बाद यहाँ पे आप देखो क्या आएगा लैंथेनम, लैंथेनम के बाद हाफनियम। अब दिक्कत ये है कि हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। अब 57 से 72 डायरेक्ट आ जाता है, ये कहानी थोड़ी सी डाइजेस्टिबल नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आप पहुँचोगे आप क्या देखोगे कि लैंथेनम 57 से हाफनियम जाने में एटॉमिक नंबर कितना हो गया, फ्रॉम 57 से डायरेक्ट जंप कहाँ कर गया 72। अब जरा ध्यान से देखो कितने का गैप है, यहाँ पे आप देखोगे तो 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट गायब हैं, और ये टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। दीज आर टोटल 14 एलिमेंट्स, और यही आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटीशियम पढ़ा होगा ना, फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटीशियम। तो आप देखोगे कि सेरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 58, ये 58 से स्टार्ट होता है, ल्यूटीशियम तक जाता है, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर है 71। तो ये डी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं इनर डी ब्लॉक एलिमेंट, या इन्हीं कह सकते हो आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि यहीं पे बीच में लाई करते हैं। और इनको हम लोग उखाड़ कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, ताकि अपना पीरियोडिक टेबल क्या हो सीधा साधा रहे, ज़्यादा 3-5 ना करे। ये एफ ब्लॉक को, एक्चुअली एफ ब्लॉक ये है कहाँ, ये यहाँ है, लैंथेनम और हाफनियम के बीचों बीच 14 एलिमेंट्स हैं, ये 14 एलिमेंट इनके बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ये 14 एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपने देखा 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, कितने टाइप से ये नाम से जाना जाता है। अब चलिए सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल है क्या, एक्चुअली आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो आप क्या डिफाइन करोगे, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल क्या है, अगर किसी से पूछा जाए तो कोई क्या जवाब देने वाला है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। चलिए कोई बताओ भाई, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, कोई बता सकता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो देखो पीरियोडिक टेबल जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, ठीक है, आप अरेंजमेंट देखते हो यहाँ पे एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होता है अरेंजमेंट होता है। तो पीरियोडिक टेबल का डिफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, या आप बोल सकते हो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। बाद में कई सारे कॉन्सेप्ट है जहां पे चीजें चेंज की गई हैं, ठीक है। तो आप देखो पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ किसका, एलिमेंट्स इन डिफरेंट रो एंड कॉलम्स, यहाँ पे रो और कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम गिव ए सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट, या बता सकते हैं गिव ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। यहां से हमें क्या मिलता है सिस्टमैटिक पोजीशन और अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और
और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हम जो भी एलिमेंट्स उनको अरेंज करते हैं कैसे, सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं इन डिफरेंट कॉलम और रोज में, ठीक है। वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। तो आप क्या होता है, इसके आसानी क्या होती है, अरेंजमेंट करने से फायदा क्या है, तो जब हम इनको अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम और रोज में, तो हमें आसान ये हो जाता है कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रटना नहीं पड़ेगा। लगभग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है एक रो की जो है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स की सेम होती है। हॉरिजॉन्टल रो में केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है, बट वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनकी सारी सेम होती है। तो इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट to predict chemical and physical property, chemical and physical property of element, properties of element। तो आप यहाँ क्या करते हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की क्या करते हैं, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं। आप देखोगे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो अगर कॉलम में जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जो कॉलम में उनके पास क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज, लगभग सेम प्रॉपर्टीज होती है। और जो रो में होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ठीक, अभी दिखाता हूं बना के, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल रो हैं तो हॉरिजॉन्टल रो की क्या होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं। तो आप देखोगे वन बाय वन कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, उनके पोजीशन को रख देते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप जब बनाते हो तो जब भी आप बनाइएगा पीरियोडिक टेबल, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जैसे मैं एस ब्लॉक बना रहा हूँ, एस ब्लॉक में आप सब देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो एस ब्लॉक है वो 2 वर्टिकल कॉलम में बटा हुआ है, ठीक है, ये 2 वर्टिकल कॉलम में बटा हुआ है। आप देखो ये 2 वर्टिकल कॉलम है, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट और दूसरे को बोलते हैं ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब इधर से इधर जाइएगा लेफ्ट टू राइट, तो आपके क्या होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अभी आपको बताता हूं, आगे पूरा डिटेल में है, अभी आप यहां सिंपल समझ लो। अगर आपका एस ब्लॉक है, मैंने सिर्फ क्या बनाया, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक क्या होता है, 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट बोला जाता है, दूसरा ग्रुप सेकेंड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये आपका जब लेफ्ट टू राइट जाता है इसको पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ भी होता है, नीचे और भी होता चला जाएगा। तो जो हम इधर से इधर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियड। ये क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रो है। और आपका जो वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम इधर से इधर जो आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। बाद में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा जाएगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे पीरियड हो जाएगा। तो आप पीरियड और ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हो। आप सबने पढ़ा होगा, पहला वाला आपका क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो लिथियम होता है, फिर आपका क्या होता है, सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स, दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल। और आप सबने पढ़ा था कि एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है, सब लगभग एकदम सेम प्रॉपर्टीज हो करते हैं। अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है एकदम सेम होती है ना। इनका सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, लगभग सेम। दूसरा एलिमेंट जो दूसरा हमारा पार्ट है उसमें क्या आता है, बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये आपका बेरियम और रेडियम, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज
एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोले थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया था। तो अब देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो जब आप इनको वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड कर लेते हो तो जो सबसे अच्छा आपको प्रॉपर्टी मिलता है वो इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाता है। अब आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। अब सभी को क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। तो जब रट्टा मारने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, एक की प्रॉपर्टी पता चल गई, मतलब उस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो हर एलिमेंट को याद नहीं करना पड़ता, बड़ा आसान हो जाता है उनके प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि ये आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया। अब रैंडम कहीं भी फेंक देते, कोई एलिमेंट वहां है, कोई एलिमेंट वहां है, आप कितना याद करते, आप याद करते करते पगला जाते, आपसे याद होता नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले फर्स्ट पीरियड में, तो अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करते हो तो फर्स्ट पीरियड में आप सबने देखा दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है पहला एटॉमिक नंबर 1 और दूसरा आखिरी में आता है हीलियम जो इनर्ट गैस में है। ये दोनों कहाँ है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं, है ना, ये दोनों फर्स्ट पीरियड में पाए जाते हैं। सेकेंड पीरियड में जैसे ही आप आओगे तो सेकेंड पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट हैं टोटल, काउंट करिए, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, है ना, ये सेकेंड पीरियड में। तो पीरियड में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। पीरियड में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो अपने पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन। ये आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जो इधर किधर से किधर गया, लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। बट दोनों एलिमेंट में क्या हो गया, पीरियड सेम होने से कई सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल की मिलेगी, कई सारी प्रॉपर्टीज आप आसानी से डिटरमिन कर ले जाओगे। ग्रुप बदलता है तो साइज चेंज हो जाती है, पीरियड में भी साइज चेंज होता है, बट वहां पे साइज नॉमिनल चेंज होता है, बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। ये सारी बातें तो बाद में पढ़ेंगे ना, साइज वाइज कैसा भी बहुत आगे पढ़ना है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, सॉरी रो बोलते हैं। दीज आर द वर्टिकल रो। हॉरिजॉन्टल, मैंने साथ कुछ उल्टा बता दिया क्या, वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल है तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज हो गए, और ये आपके हो गए वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम, ठीक। ये वर्टिकल कॉलम्स हो गए। तो आपको वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया है। यही आपका पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग को अच्छे से समझना था। अब सबसे पहले एलिमेंट का पोजीशन पता चल गया, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी की बात आती है, ठीक है। पीरियोडिसिटी क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टेबल जब हम यूज करेंगे तो पीरियोडिसिटी क्या होता है। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जितने भी पहले पीरियोडिक टेबल का हाइपोथेसिस है उन हाइपोथेसिस को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन, कि किसने क्या कहा था, क्या क्या हाइपोथेसिस थे जो इसके पहले आए थे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। वन बाय वन सारे हाइपोथेसिस हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैं एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाता हूं, किसी का कोई दिक्कत होगा तो समझ में आ जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगा बेटा, घबराओ मत, पूरा पढ़ाएंगे, वन बाय वन कंप्लीट पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। कुछ दिन में आपको बताएंगे सिस्टमैटिकली, पूरा पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ाऊंगा, ओके। तो चलो फिर आगे मूव करते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, किसी किसी ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है पीरियोडिक टेबल के बारे में। कई साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल ऐसे है, पीरियोडिक टेबल वैसे है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड जो प्राउस्ट ने दिया था, उन्होंने क्या बोला कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स वो क्या है, हाइड्रोजन्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाद में आप लोग सब पढ़ोगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखने की सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंट हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हाइपोथेसिस रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। सारे हम लोग एक वन बाय वन पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो कितने सारे हाइपोथेसिस हैं आप सबको पता होगा, जिसको जिसको पता है बताओ कौन कौन सा हाइपोथेसिस आप लोग जानते हो। देखो बच्चों, जो चीज़ें आप जानते हो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं, आप आराम से बताया करो, एकदम जरूर बताया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें जो आता है वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे मुझे जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ, आपको जितना आता है उसको एक्सप्लोर करिए। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस, जिसमें सबसे पहला हाइपोथेसिस है प्राउड्स का। ठीक है, द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ प्राउड्स, PROUTS, प्राउड्स हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या बोलती है आइए देखते हैं। इनके ये यूनिटरी मेथड था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। प्राउड्स हाइपोथेसिस ऑल्सो नोन एज यूनिटरी मेथड, या इसको यूनिटरी थियरी भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी थियरी। ठीक है, यूनिटरी थियरी। अब ये थियरी क्या था इसके बारे में समझिए। इन्होंने क्या बोला कि इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम वाज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो होता है वही फंडामेंटल यूनिट होता है, तो जिससे सभी एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जिससे सभी एलिमेंट बने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये एक ही एलिमेंट, यूनिटरी का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल। तो इनके हिसाब से हाइड्रोजन पार्टिकल को इन्होंने क्या किया था, ले लिया था, जिसको यूनिटरी पार्टिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, यूनिटरी मेथड क्या होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड को ही हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में 1 by 1। तो आप देखो यूनिटरी मेथड्स क्या बताते हैं। बेसिकली जो यूनिटरी मेथड बताता है, ये आपका थियरी में बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू this hypothesis hydrogen atom was considered as, यहां से देखिएगा, हाइड्रोजन एटम was considered as fundamental particle, fundamental पार्टिकल, या यूनिट बोल सकते हो, पार्टिकल और यूनिट, फ्रॉम विच ऑल अदर एटम्स आर मेड, फ्रॉम विच ऑल अदर एटम्स आर मेड। मतलब कि इनके हिसाब से जो भी बाकी एटम से एलिमेंट्स बने हैं वो कैसे बने हैं, हाइड्रोजन एटम से बने हैं। जबकि हमें पता ये बात सही नहीं है, बट क्या है कि इनकी थियरी थी, तो थियरी हम जब पढ़ेंगे तो हर किसी की बातों को रखेंगे ताकि ये पता रहे कि किसने क्या कहा था और उनमें क्या कमी थी, क्योंकि जब तक एक कमी नहीं पता चलेगी हम दूसरा अच्छी चीज निकाल नहीं पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये कहा था। तो इन्होंने हाइड्रोजन को क्या मान लिया था कि हाइड्रोजन ही जो कुछ है करता धरता, धरती जो बना, जितने भी चीजें ब्रह्मांड में बनी है वो हाइड्रोजन ने बनाया है, हाइड्रोजन की वजह से बना है। ये बात हालांकि सही नहीं है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तब इसके बाद और भी थियरी आई। ठीक है, अब और जो थियरी आई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि और थियरी क्या है। तो इसके जस्ट बाद एक थियरी आई थी, डॉवर्नियर ट्रायड का सिस्टम। ठीक है, किसका आया था, डॉवर्नियर ट्रायड का सिस्टम। ये ट्रायड का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कई बार चीजें पूछी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉवर्नियर ट्रायड में क्या होता है और किस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं डॉवर्नियर ट्रायड में। तो ये चीज जब देखने चलेंगे तो दो बातें सबसे पहले देखो ध्यान में। ये जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, फॉर ए ग्रुप। ठीक है, मतलब कि वर्टिकल कॉलम्स में बात करेंगे, रो में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्टिकल रो में जाओगे तो इसका कोई यूज नहीं है, ये वर्टिकल रो की बात ही नहीं करता, अपने कॉलम में ही सिर्फ बात करता है, मतलब कि ग्रुप में सिर्फ बात करता है, बाकी कहीं ये बातें नहीं करता। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो डॉवर्नियर ट्रायड सिस्टम, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ग्रुप। अगर ग्रुप का नॉलेज नहीं है तो ये बात नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज डॉवर्नियर ट्रायड सिस्टम। ये डॉवर्नियर का ट्रायड सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। डॉवर्नियर ट्रायड सिस्टम क्या है, तो ये आपका है डॉवर्नियर, हेडिंग डालो, डॉवर्नियर ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम।
ट्रायड से कुछ समझ आ रहा है? 3 की हम बात करने वाला है। ट्रायड का मतलब क्या होता है? 3 एलिमेंट का ग्रुप। सबसे पहले चलो इसके बारे में बात कर ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिस्टम जो अप्लीकेबल है सिर्फ ग्रुप के लिए है, पीरियड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो दिस सिस्टम अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। ठीक है, जहां पे एलिमेंट क्या हो, जब सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो तब। अगर सेम ग्रुप में नहीं है तो फिर ये रूल लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। अब ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जहां पे एलिमेंट क्या हो, सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो। अगर सेम ग्रुप नहीं है तो फिर ये रूल आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस रूल में क्या था सबसे खास, देखिए इस रूल की जो खास बात थी वो यही थी कि आपका जो 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया गया, ठीक है, 1 2 3, तीनों एलिमेंट को जब हम लिया गया तो ये पाया गया कि इनका हम लोग निकालेंगे सम, ठीक है ना, एवरेज निकाला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि आपका तीनों एलिमेंट का अगर हम बात करें, तीनों एलिमेंट ए बी सी, तो जो बी वाला है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा ए के और सी के मास के एवरेज के बराबर होगा। मतलब ए का मास प्लस बी और सी का मास अपॉन 2 कर दोगे तो आपका किसका आ जाएगा, बी का मास आ जाएगा। तो इनका जो ट्रायड था 3 एटम का ग्रुप था, ठीक है, दे हैव टेकन द ग्रुप ऑफ 3 एटम्स, ठीक है, 3 एटम का ग्रुप इन्होंने चूज किया। कब की बात है, ये बात है 1815 की, सॉरी 1815 से 1829 की बात की है। 1815 टू 1819 की बात है, 29 की, 1829 की। 1815 में प्राउस ने बता दिया, जो प्राउड का यूनिटरी मेथड था वो आया था। उसके बाद ये मेथड आया, यहां पे चीजें बात हो रही थी, इनका डिस्कशन चल रहा था। इन्होंने 3 ग्रुप का क्या हुआ, सेट लिया। दे हैव चूजन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड का मतलब ये होता है 3 एलिमेंट का हम क्या लेंगे, ग्रुप लेंगे, तभी ट्रायड बनेगा। 2 का लोगे तो डायड, 4 का लोगे तो टेट्राड कहलाता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो बीच का दूसरा एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और आखिरी के दोनों के एटॉमिक मास के सम के क्या होगा, एवरेज के बराबर होगा। तो इनके अकॉर्डिंग यही था। अकॉर्डिंग टू हिम, इन ट्रायड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, एटॉमिक मास में यहां लिख रहा हूं, शायद यहां दिखाई नहीं देगा, यहां लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, या मिडिल एलिमेंट बोल सकते हो ना, मिडिल वाला जो बीच में है, मिडिल एलिमेंट ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है, बीच वाला जो एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट इज arithmetic mean of mass of other two element, मतलब कि ये हो गया कि जो बीच वाले एलिमेंट, जैसे सपोज करो हमें मानना है ए बी और सी, ठीक है, ए और बी और सी का अगर निकालना हो तो इसमें बी वाले का अगर हमें पता लगाना हो तो क्या करेंगे, ए का मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आपको मास ऑफ बी मिल जाएगा। यही फॉर्मूला है, एम स्टैंड फॉर मास। मास ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी अपॉन 2 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आइए एग्जांपल्स करके देखते हैं, 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग, एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल से क्या होता है, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायड जो यूज करेंगे वो हम लोग लेंगे एल्कली मेटल का, ठीक है। एल्कली मेटल में सबसे पहला एग्जांपल लीजिए, अपने पास है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये 3 का ट्रायड लिया, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों के ट्रायड में हमें निकालना है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। सोडियम का एटॉमिक मास हमको पता नहीं है,
तो आप देखिए लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, एटॉमिक मास, नंबर नहीं, एटॉमिक मास। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, कितना होता है 39। और हमें पता लगाना है सोडियम का कितना होगा, हमें नहीं पता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एरिथमेटिक मीन लेंगे। तो जब आप एरिथमेटिक मीन लोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम निकालने जाएंगे तो अपने क्या निकलेगा, दिस इज इक्वल टू 7 + 39/2। अब इसको जोड़िए कितना आता है, यह आ जाएगा 16, 6 और एक जाएगा 4/2, मतलब कि आ गया 23। यह आ गया सोडियम का मास, और यही होता है सोडियम का मास। सोडियम का एग्जैक्ट मास कितना होता है, 23 ही होता है। तो दिस इज द करेक्ट मास ऑफ सोडियम। तो आपका पहला ट्रायड एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको दिखाया कि एक ट्रायड जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें दूसरे एलिमेंट का मास निकल के सामने चला रहा है, जो कि आपका क्या है, सोडियम है। तो फर्स्ट ट्रायड हमने क्या किया, सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। अब आपको कुछ ट्रायड दे रहा हूं, इन ट्रायड का आप लोग निकाल के बताइएगा एटॉमिक मास कितना होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको बताना है ब्रोमीन का मास कितना होगा। ठीक है, हम ट्रायड बनाएंगे क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो आप सभी लोग देखो इसमें से ब्रोमीन का मास कितना होगा। आयोडीन का मास 127 होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। आयोडीन का मास होता है 127। क्लोरीन का जो मास होता है सबको पता है 35.5, दिस इज 35.5 होता है। तो ब्रोमीन का कितना होगा, निकाल के बताइए ब्रोमीन का कितना आएगा, सभी लोग कैलकुलेट करो। ब्रोमीन का इस केस में अगर हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकालें तो कितना आएगा, चलिए जल्दी से बताएं, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जोड़ लो, सभी लोग जोड़ के बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो दिख रहा है ना साफ साफ, 81.25। ब्रोमीन का कितना आ रहा है, जोड़ के देखो, 81.25 ये आएगा ब्रोमीन का। इस ट्रायड में ब्रोमीन का कितना आएगा, 81.25। आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए था, है ना। तो ये आंसर आप सबको निकाल लेना चाहिए था। इसके बाद एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उसका आप लोग बताइएगा उसका कितना आएगा। थर्ड एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल 3 में आपको बताना है कि इसमें आपको निकालना है स्ट्रॉन्सियम का मास, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम अगर 3 दिया हो तो कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक है, और आपका बेरियम का मास होता है 137। तो व्हाट इज द मास ऑफ स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम का मास कितना आएगा, 2.42। भाई साहब 2.42 कैसे जोड़े हो, ये कौन सा कैलकुलेशन कर दिया, सही से कैलकुलेट करो। स्ट्रॉन्सियम का मास देखो कितना आया, अरे इसको जोड़े होते तो कितना आता, 127। यहाँ पे क्या निकालते हम लोग, 127 + 35.5/2, यही तो करना था, इसे करके देखो यही तो आ रहा है। तो 2.42 कहाँ से आ गया। स्ट्रॉन्सियम का मास कितना आएगा, तो स्ट्रॉन्सियम का जो मास आ रहा होगा हमें, जो आपको दिख रहा होगा, मैं भी बता रहा हूँ, ये आपका कैलकुलेट कर लो, दिस 137 + 40, तो आपका आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली दिस इज गोइंग टू बी, सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 88 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना, 88.5। आप लोगों का कितना आया, मेरा 88.5 आ रहा है। और जो एग्जैक्ट मास होता है वो होता है इसका स्ट्रॉन्सियम का 88। तो लगभग क्या हो गया, समान आ गया, जो आना चाहिए था लगभग क्या है वही आया है। तो आपका ये भी क्या होगा, ट्रायड से सेटिस्फाई होगा। ये आपका डॉबर्नियर का ट्रायड सिस्टम है। तो ये ट्रायड सिस्टम भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ट्रायड सिस्टम क्या होता है। तो इन्होंने डॉबर्नियर ने क्या किया, एक ही पीरियड में क्या उठाया, डिफरेंट सेम पीरियड के 3 एटम को लगातार उठा लिया, बीच वाले का मास पहले के और आखिरी के मास के एवरेज को ले लिया जाता है, बस यही आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। तो ये आपका था एक सिस्टम जो मैंने आज आपको बताया। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, देखिए सारे लेक्चर्स मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है।
कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और आप सबको पूरा का पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री करना है। सो आज की सभा यहीं संपन्न करेंगे। कल आपको पढ़ाएंगे न्यूलैंड का मेथड और लोथर-मेयर कर्व क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। देन आप आ जाओगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पे। तो शुरू में 1-2 दिन क्या होते हैं कि इनके सारे थियरीज पढ़ने अपने को। जब थियरीज कंप्लीट हो जाएंगी देन इसके बाद मजेदार टॉपिक अपने आप आ जाएगा। तो आज हमने कुछ लॉ सीखे, पीरियड सीखे, ग्रुप सीखे, कॉलम सीखे क्या होता है, पीरियड में कौन सा एलिमेंट होते हैं, ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करते हैं। हमने देखा कि प्राउड ने क्या बोला था, उनका यूनिटरी मेथड कैसे काम करता है। दूसरा डावर्नियर का ट्रायड किस बेसिस पे है, कैसे निकालते इसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमने आपको इतना सिखाया है। सो आप सभी लोग नेक्स्ट के लिए तैयार रहिएगा। अब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कल, ठीक है, सेम टाइम रहेगा। 1-2 दिन बाद आपकी क्लासेस में बढ़ाऊंगा, 2-2 क्लासेस हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों एक दिन चलेगा 50-50 मिनट का। सो टुडे यहीं पर रुकेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सभी लोग चलो आराम करो।